हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और कुछ जगहों पर स्टार्ट नहीं हुआ है तो होने ही वाला है। और विंटर वेकेशन के बाद हम सभी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होगा और उसके बाद ही प्रैक्टिकल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी देना है। तो दिस इज अ क्रूशियल टाइम, वाइटल एक फेज है आपके प्रिपरेशन का, जिसमें कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करें। और मैं इस वीडियो के इस सीरीज के माध्यम से आप सभी को रोज एक डेली वर्कशीट, जिसको आप कह सकते हैं 10 मार्क्स का वर्कशीट, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा शाम को। और जिसमें कि अकाउंटेंसी के भी 10 मार्क्स के रैंडम चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड ऐसे ही बिजनेस स्टडीज के भी होंगे। क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके आंसर्स भी मिलेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन जहां पर भी किसी खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली मैं आप सभी को इस सीरीज के माध्यम से आपके विंटर वेकेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आपका ये पूरा जो टाइम गैप है वो वेस्ट ना होने पाए। और एटलीस्ट जब इसके बाद आपका प्री बोर्ड 2 स्टार्ट होगा, यानी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, तो कम से कम उसमें आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए एंड एज अ रिजल्ट बोर्ड एग्जामिनेशन को बेस्ट मार्क्स में कन्वर्ट कर पाए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ना तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी के वर्कशीट से। आप जैसा देख पा रहे हैं अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर कि यहाँ लिखा हुआ है वर्कशीट नंबर 1, डेट है आज की 21 दिसंबर। 10 मार्क्स का ये शीट होगा और 30 मिनट्स का एक्सपेक्टेड आप टाइम स्लॉट रख सकते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप पर मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मेरा काम है कि आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं आमतौर पर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूं। 10 मार्क्स जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है एंड डेली आप आसानी से कर सकते हैं। और कंटिन्यूएशन में आने वाले दिनों में मैं रोज के रोज इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मिस्टर अमर, जो कि एक पार्टनर है, वन ऑफ द पार्टनर, विथड्रॉ अ सर्टेन अमाउंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो कंडीशन दे दिया गया है आपको कि कुछ अमाउंट है जो कि अननोन है इस समय, लेकिन कंडीशन नोन है, एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा 8% के रेट से, जिसका वैल्यूएशन है 4224, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दे दिया गया एट द रेट 8% पर एनम, और इस कंडीशन के साथ जो कि एंड ऑफ ईच मंथ है। तो पूछ रहा है आपसे व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग। तो उसने जो पर मंथ विड्रॉ किया है वो कितना था, आपसे एग्जैक्टली ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर मैं पहले आपको दिखा दूं और उसके लिए जो भी आपको नेसेसरी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़नी है वो भी हम देखेंगे साथ साथ। देखिए, ये रहा उसका आंसर की। तो ये है, पहले तो आप एज्यूम कर लीजिए कि उसका मंथली ड्राइंग जैसे कि ₹X। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे निकाला जाता है, मंथली ड्राइंग्स इंटू 12। मंथली ड्राइंग हमने x सपोज किया था, वो अमाउंट है, इंटू 12, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था वो, और एंड ऑफ ईच मंथ का कंडीशन होता है 5.5/12, जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है इतना। तो अब आपको सिंपली मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करना है, फ्रैक्शंस को सॉल्व आउट करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल टू करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 9600। तो फाइनली दिए गए क्वेश्चन के मुताबिक आपका ऑप्शन नंबर डी सही था। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ढंग से समझना है तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके भी एक बार देख लें। ना आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड ने इशू किया इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम 25% टू जेड लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को इशू किया शेयर्स। आमतौर पर शेयर्स के चैप्टर में जब कभी भी शेयर्स इशू होते हैं किसी दूसरी कंपनी को, तो वो वेंडर्स के टॉपिक से ही कनेक्ट करता है, और आगे लिखा भी है फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,75,000। तो इतने रुपए को सेटल डाउन करने के लिए 100 रुपीज के शेयर्स दिए गए 25% के प्रीमियम पर। What was the number of shares issued to Z Limited by X Limited?
तो जेड लिमिटेड को कितने शेयर्स ऑफर किए गए थे वो बताने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि डायरेक्ट आंसर पर ना जाते हुए कैसे वो आंसर आएगा उस पर हम बात करेंगे। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया है, तो 3,75,000 आपको पे करना था वेंडर्स को। 100 ईच के शेयर्स थे, 25% का प्रीमियम बताया गया था, जिसको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो 3,75,000 डिवाइड बाय 125 आ जाता है। सॉल्व करेंगे तो 3,000 शेयर्स में आपका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन ए है अकॉर्डिंग टू दैट, जिसमें आंसर है 3,000 शेयर्स। दो क्वेश्चन का जवाब आपका ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following may be categorized as operating activities as per AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसके अंतर्गत आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनमें से कौन सा है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैटेगराइज होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ मशीनरी, गुडविल रिटन ऑफ, या फिर ऑल द अबव। देखिए यहाँ कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो एक्सप्लेनेशन की यहाँ कोई खास जरूरत लिखित में नहीं है, बस आपको मैं आंसर बता देता हूँ क्या है। देखिए इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस का है रेगुलर बेस पर जो होता है, इसको हम ऑपरेटिंग कहते हैं, वो है गुड रॉ मटेरियल्स को परचेज करना, मतलब गुड्स को खरीदना। और इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले तो वो होता है सेल ऑफ गुड्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट ऑफ अदर रेगुलर एक्सपेंसेस जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को कवर अप करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट परचेज मशीनरी का है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, दैट मीन्स आंसर नहीं हो सकता। गुडविल राइट ऑफ करना ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जिसको अगर आप कैश फ्लो के फॉर्मेट में ध्यान दें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में आता है, बट एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड वो है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड ऑल द अबव तो हो नहीं सकता। तो आंसर बन गया ऑप्शन ए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं अकाउंटेंसी के। एक हो गया आपके कैश फ्लो के चैप्टर से, एक हो गया शेयर्स के चैप्टर से, एक हो गया आपके फंडामेंटल के बेसिक फर्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका है 4 मार्क्स का। देखिए इसमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटीज को सॉल्व करके पता लगाना है क्या होगा आंसर उसका। तो गिवन इज 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, यानी ओपनिंग, देन यहाँ पर क्लोजिंग, जैसा होता ही है बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी की 2 फिगर्स, प्रपोज डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स, बैंक लोन, 10% डिवेंचर्स एंड गुडविल। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, आइए देखें जरा वो क्या है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी, during the year the company sold a part of the machine costing 60,000, depreciation charge हुआ उस पर 25,000 एंड उसको बेचा गया है 10,000 में। तो यानी एक एडजस्टमेंट दिया गया है जिससे कि हम मशीनरी अकाउंट बनाकर मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूजफुल होगा परचेज ऑफ मशीन जानने के लिए। एंड रेस्ट कोई अकाउंट की जरूरत नहीं है, उसको हम फाइनेंसिंग में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आइए अब इसका आंसर 1 बाय 1 देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें वो अकाउंट जिसके मदद से बैलेंसिंग फिगर हम पता लगाएंगे। तो दिस इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये रहा उसका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज, ये रहा उसका क्लोजिंग बैलेंस। नाउ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को लिखने के बाद यहाँ डेप्रिशिएशन लिखा जाता है, यहाँ सेल कितने में हो वो लिखते हैं, यहाँ परचेज आता है, उसके अलावा लॉस होने पर यहाँ आता है, प्रॉफिट यहाँ पर आता है, और बाकी रेस्ट डिफरेंस जो आ जाए, तो ये सब होते हैं प्रॉपर प्लेस। ना क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है, 8 लाख का क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा जो दिया था वो ये था कि मशीन को बेचा गया है 10,000 में, तो ये रहा बाय बैंक सेल 10,000 में बेच दिया। जिस पर डेप्रिशिएशन था 25,000, तो डेप्रिशिएशन भी लिख दिया हमने 25,000। नाउ अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेल प्राइस पता है, डेप्रिसिएशन पता है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। और ये है फॉर्मूला लॉस का, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सेल प्राइस, जिसको हमने अप्लाई किया तो पॉजिटिव 25,000 आया, दैट मीन्स लॉस आया। और लॉस का प्लेस क्रेडिट साइड होता है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस 25,000। और कुछ तो डिटेल्स है नहीं, तो हम इन पूरे क्रेडिट साइड की टोटलिंग करेंगे, जो आएगा 8,60,000, जो हम लोग यहाँ लिख देंगे सेम अमाउंट, और फिर 5 लाख से घटाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 3,60,000, जो क्या कहलाता है टू बैंक, मतलब परचेज ऑफ मशीनरी। तो इस तरह से हमने प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाया और हमने परचेज की वैल्यू को फाइंड आउट किया, सेल तो ऑलरेडी दिया ही था। नाउ अब आ रही है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करने की। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले मिला हमें परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, जो अभी हमने अकाउंट बनाकर निकाला था 3,60,000 एंड ब्रैकेट, क्योंकि ये आउटफ्लो होता है। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ मशीन, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 10,000 रुपीज, जो कि इनफ्लो का एग्जांपल है इसलिए प्लस में है। देन गुडविल परचेज, अब ये कहां से आया, तो लेट मी शो यू।
देखिए गुडविल, गुडविल के बारे में दिख रहा है आपको, ओपनिंग में 50,000, क्लोजिंग में 90,000। इसका मतलब हो गया कि गुडविल में इंक्रीज हो रहा है 40,000, दैट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुडविल। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुडविल 40,000। एंड रेस्ट हमारे क्वेश्चन में ऐसा कोई और डेटा नहीं है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हिस्सा हो। लाइक प्लांट मशीनरी हमने यूज कर लिया, प्रपोज डिविडेंड नहीं आता, उसमें इक्विटी नहीं आता, लोन नहीं आता, डिवेंचर्स नहीं आता, गुडविल आता है जो हमने ऑलरेडी ले लिया। तो इन दिस वे इतना ही हिस्सा है जो इन्वेस्टिंग में आएगा, एंड जिसका मतलब है आंसर आपका आ रहा है एज आउटफ्लो 3,90,000। तो दिस इज वन ऑफ द आंसर जो कि आपको बोला गया था। इन्वेस्टिंग का आंसर कितना आएगा? 3,90,000। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारा इन्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट फाइनेंसिंग कैसे बनेगा। तो फाइनेंसिंग में देखिए मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूं। पहले हम बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के दो वैल्यूज में से एज पर द रिवाइज रूल ऑफ AS4 जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है दैट इज ऑलवेज यूजेबल, एंड जो करंट ईयर का उसको हम यूज नहीं करते हैं ये मान करके कि दैट विल बी ड्यू एंड पेड इन द नेक्स्ट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर का 1,75,000 है वही हमारे क्वेश्चन में एज फाइनेंसिंग यूज होता है। तो आप देख पा रहे हैं पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड लिखा गया है जो कि ओपनिंग ईयर का फिगर है 1,75,000। नाउ इसके बाद नेक्स्ट डेटा आपके पास है इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स का बढ़ना मतलब होता है इशू, और बढ़ रहा है 10 से 12 लाख, यानी 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू हुआ है पब्लिक में, और मेरा इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीज एज इनफ्लो, क्योंकि इशू किया है तो पैसा आता ही है। नेक्स्ट हम बात करें बैंक लोन। तो बैंक लोन की वैल्यू पहले 60,000 थी, बाद में कम होकर के हो गई है 0, यानी पूरा 60,000 रिडीम हो चुका है लोन। तो ये लिखा हमने पेमेंट ऑफ बैंक लोन 60,000 एज नेगेटिव फिगर। नाउ इसके बाद नेक्स्ट डिटेल पर आते हैं, तो वहां लिखा है 10% डिवेंचर्स। तो देखिए 10% डिवेंचर्स से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे डिवेंचर्स में, जबकि 1,20,000 से हुआ है 3 लाख। तो ये भी आपको समझना है कि उसमें इश्यू हो रहा है कि रिडीम। डिवेंचर्स बढ़ रहा है इसका मतलब इश्यू हो गया डिवेंचर्स, और इश्यू हो गया तो दैट मीन्स प्लस में रहेगा 1,80,000। नेक्स्ट था कि डिवेंचर्स पर 10% का इंटरेस्ट रेट भी मार्क था, तो हमें इंटरेस्ट भी निकालना है ना। उसके लिए भी आपको दिखा देता हूं 10% ऑफ, ना ही ओपनिंग कहूंगा इसको ना ही क्लोजिंग कहूंगा, एज पर द रूल आपको 10% उसका निकालना है जो कि लीस्ट वैल्यू है दोनों में से। 2 ईयर की वैल्यू आपके सामने है क्वेश्चन में, उनमें से जो लीस्ट फिगर आपको दिखाई दे उस पर 10% ले लीजिए। तो लीस्ट वैल्यू है आपकी 1,20,000, इसका 10% होता है 12,000। रेस्ट 1,20,000 से जो 3 लाख हुआ है उसको इशू कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में सेपरेट कोई डेट इशू का है तो उस पर उस डेट को कंसिडर करके इंटरेस्ट निकालेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। और यहाँ भी ऐसा ही है कुछ, क्योंकि डेट हमारे पास नहीं है अवेलेबल, तो इग्नोर करते हुए हम ओनली 1,20,000 का ही इंटरेस्ट निकालेंगे। दैट इज वाई आप देख पा रहे हैं कि मैंने 10% ऑफ 1,20,000 निकाल के प्लस 0 लिखा, क्योंकि एडिशनल डिवेंचर का अदर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, दैट मीन उसका इंटरेस्ट 0 है। तो टोटल इंटरेस्ट बन गया 12,000। तो इंटरेस्ट डिवेंचर्स पेमेंट होता है इसलिए ब्रैकेट में 12,000। नाउ इन सब का सम अप किया गया 1,33,000 आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि कैश इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। रेस्ट मैंने मार्किंग स्कीम भी अपने अकॉर्डिंग बना दिया है, आप लोग चाहे तो उसको जज करने के लिए मार्क्स को देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली स्टेप वाइज मार्क्स देकर के अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। नाउ आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3 मार्क्स का। टोटल आज 10 मार्क्स का कोटा फिर इस पे पूरा हो जाता है। कैलकुलेट करने को कहा है आपको गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला 3 years परचेज रहेगा, और ये इन्फॉर्मेशन है कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, रेट ऑफ रिटर्न जो कि बिजनेस में एक्सपेक्टेड है 8%, प्रॉफिट या लॉस पिछले 4 साल का ये आपके सामने है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज भी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो देखिए गुडविल निकालने का जो बेसिक चीज है गुडविल का फॉर्मूला वो है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, जिसमें से आपको परचेज ईयर पता ही है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया 3, लेकिन सुपर प्रॉफिट अभी फिलहाल हमको नहीं पता, तो अभी के लिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है और फिर सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख दिया। इस सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और बाय फार क्वेश्चन में ना ही एवरेज मालूम है हमें ना ही नॉर्मल मालूम है, तो अभी हम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम बढ़ जाते हैं किसके लिए, एवरेज प्रॉफिट को सॉल्व कैसे करें और नॉर्मल प्रॉफिट को, देन आगे हम बढ़ पाएंगे। तो अब हमने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा। क्वेश्चन में 4 प्रॉफिट लॉसेस थे, 360 प्लस 310, एक लॉस था माइनस हो जाएगा, एंड प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड किया सॉल्व किया तो आ गया 3 लाख रुपीज। ये हमारा एक डिटेल्स निकल गया है 4 लाख का एवरेज। नॉर्मल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड वाज गिवन एज 25 लाख एंड रेट वाज गिवन 8%, सो द अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट विल बी रुपीज 2 लाख। तो इस पोर्शन में हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है द अमाउंट ऑफ एवरेज एज वेल एज नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमने इसको यहाँ पुट अप किया, एवरेज 3 लाख, नॉर्मल 2 लाख, आंसर हो गया सुपर प्रॉफिट का 1 लाख, एंड दैट सुपर प्रॉफिट विल बी रिटन हेयर, एंड फाइनली द आंसर विल बी 3 लाख एज गुडविल ऑफ द फर्म।
तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वीडियो में हम आंसर ही नहीं जानेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑलरेडी मैंने दे दिया आप सबको। तो ये हो गया आज की वीडियो से अकाउंटेंसी का 10 नंबर का वर्कशीट पूरा। अब हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट के बारे में। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी, बट मैं चाहूंगा कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली रोज आपको कुछ ना कुछ चैप्टर्स पे बेस्ड 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको समराइज करना चाहूंगा आज हमने किस किस चैप्टर को अकाउंटेंसी में टच किया। गुडविल वैल्यूएशन को टच किया हमने, कैश फ्लो स्टेटमेंट को टच किया, एमसीक्यू के फॉर्म में अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर्स एंड पार्टनरशिप का फंडामेंटल। तो अपने आप में दो चार चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स आ गए जो कि सफिशियंट है इतने कम समय के लिए। ऐसे ही बीएसटी में भी अब हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 1। जैसा आप देख पा रहे हैं ये पहला वर्कशीट है आज के लिए। सीरीज में स्टार्ट किया मैंने 21 दिसंबर के लिए। 10 मार्क्स एंड 30 मिनट्स ड्यूरेशन आप अपने लिए काउंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बीएसटी है तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर की ही बातें हैं, ना कि यहाँ पर कोई खास एक्सप्लेनेशन है। फिर भी जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको आंसर बताता चलूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। डैश is that process of examining the applicants which ensures that only the most appropriate person have been appointed। तो यहां लिखा ये एक ऐसा प्रोसेस है। अब ये ऑप्शन 4 आपके सामने है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग्जामिन किया जाता है एप्लीकेंट्स को और इंश्योर किया जाता है कि सिर्फ वही हमारे पास आए, यानी हम उन्हीं को अपॉइंट करें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो बताना चाहूंगा स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर रिक्रूटमेंट भी एक प्रोसेस है और सिलेक्शन भी है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट आता है जिसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर लोगों के एप्लीकेशंस को इनवाइट करने के प्रोसेस को काउंट किया जाता है। जबकि हम सिलेक्शन की जब बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जितने एप्लीकेंट्स आते हैं उनमें से हम स्क्रूटनाइज करके अनसुटेबल को हटा देते हैं और बचे हुए को ही फाइनलाइज करके आगे ले चलते हैं। तो यहां जो बात बोली गई है कि अप्रोप्रिएट पर्सन को चुनना है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसका मतलब सिलेक्शन की बात ही यहां पर हो रही है। ट्रेनिंग का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, मैनेजमेंट का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सिलेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यानी आपके स्टाफिंग चैप्टर का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाता है। कीपिंग इन व्यू द हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स। मान के चलिए कि मार्केट में टैक्स रेट जो गवर्नमेंट ने सेट किया वो हाई है, काफी हाई है। द कंपनी शुड गिव प्रायोरिटी टू डैश कैपिटल। इनमें से किस कैपिटल को कंपनी प्रेफरेंस देगी? डेट को यानी बोरोड फंड, इक्विटी यानी ओन फंड, प्रेफरेंस ये भी ओन फंड, और ओनर्स ये तो ऑलरेडी ओन लिखा ही हुआ है। तो इनमें से किसको प्रेफर करेगी कंपनी? नाउ टैक्स के फैक्टर्स की वजह से किस कंपोनेंट को हम फॉलो करते हैं आपको ये समझना होगा। तो लेट मी क्लियर यू ऑल। टैक्स अगर आप पे करते हैं तो उस केस में आप किस वैल्यू पर टैक्स पे करते हैं? तो आप उस पर पे करते हैं टैक्स जो कि रिमेनिंग प्रॉफिट होता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस। देखिए सिंस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल, क्योंकि डेट कैपिटल का मतलब चाहे बैंक का लोन होगा, चाहे आपने पब्लिक डिपॉजिट्स लिया होगा, चाहे आपने डिबेंचर्स इशू किए होंगे, वॉट एवर इट इज, तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा रेगुलरली। और जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे दैट इज एडमिटेड यानी अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम नेट प्रॉफिट, यानी आपके कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एज एक्सपेंस उसको हम चार्ज करके घटा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट के पेमेंट को एज एक्सपेंस घटा सकते हो तो दैट मीन्स आपका प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो टैक्स भले हाई रेट पे है तो क्या हुआ, आपको टैक्स कम भी तो देना पड़ेगा। तो अगर कंपनी ये देखती है, इस फैक्टर को माइंड में रखती है कि हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स है, देन कंपनी मस्ट गो फॉर डेट कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अलोन कैन एंश्योर सक्सेस। सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन ही हमारे बिजनेस के सक्सेस का की है, ये इस स्टेटमेंट में एक तरह से कह रहे हैं। विच स्पेलिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, एच मिसिंग है थोड़ा सा, ठीक है। तो विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दिस व्यू। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स यानी फिलॉसफीज आप जानते हैं 5 होते हैं, उनमें से कौन सा है जो इस बात को फॉलो करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। और आप जैसा कि सभी जानते हैं, पढ़े होंगे, जरूर आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का यही फिलॉसफी है, यही मेन कॉन्सेप्ट है कि हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, ना कि क्वालिटी या फिर बल्क
प्रोडक्शन एटसेट्रा। तो दैट मीन्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपके इस बात पर जोर देता है कि कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन अगर हो गया तो ये बिजनेस के लिए सक्सेसफुल मंत्रा हुआ। नाउ आते हैं अब बड़े क्वेश्चन की तरफ। 4 मार्क का क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन छोटा सा है, तो ध्यान से पढ़िए और समझिए। आरुषि buys a packet of dry cake from a cake shop without asking for the bill। ठीक है, तो एक पर्सन आरुषि है, उसने एक पैकेट ड्राई केक खरीदा है केक शॉप से, लेकिन बिल भी नहीं मांगा उसने। ठीक है, द पैक डज नॉट बियर एनी इंफॉर्मेशन अदर देन द नेम ऑफ द शॉप। और जो केक का पैकेट है उस पर सिर्फ और सिर्फ शॉप के नाम को प्रिंट कराया गया है और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं होना चाहिए जो कि नहीं है। आफ्टर रीचिंग होम शी फाइंड्स द केक टू बी स्टेल। तो आप घर पे जब केक को कंज्यूम करने के लिए ओपन करते हैं तो आपको पता चलता है कि केक तो खराब हो चुका है। तो जैसा हम लोग आम तौर पर मार्केटिंग से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट को रोटेट करते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, नेक साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कंप्लीटली देखते हैं। उसमें कई सारी चीजें लिखी होती है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स होता है, यूज के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक्सपायरी डेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, प्राइस लिखा होता है और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो दीज आर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो देना ही चाहिए प्रोड्यूसर को, लेकिन यहां पर वो नहीं दिया गया। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर्स राइट दैट हैज बीन वायलेटेड। कौन सा कंज्यूमर राइट था जो यहाँ पर वायलेट किया गया है? तो कंज्यूमर राइट में जिस राइट को यहाँ पर नहीं शो ऑफ किया गया वो है राइट टू बी इन्फॉर्म। आपको बीइंग अ कंज्यूमर मैन्युफैक्चर के तरफ से टाइमली हर प्रोडक्ट पर नेसेसरी इंफॉर्मेशन देने चाहिए, ये आपका राइट है और यहाँ पर वो चीज वायलेट होता हुआ दिख रहा है। तो आपको 1 मार्क इसके करेक्ट आइडेंटिफिकेशन पर मिल जाएंगे। स्टेट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ रहे हैं दैट अ कंज्यूमर मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल परचेजिंग एनी गुड। तो अगर बीइंग कंज्यूमर आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो आपके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन सकती हैं, वो क्या है? कोई 3 बताइए। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, 3 ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करने जो कंज्यूमर्स को पूरे करने होते हैं। तो आइए देखें थोड़ा उसके बारे में भी आंसर। तो देखिए मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, राइट टू बी इन्फॉर्म था जो कि वायलेट हुआ है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, 1 नंबर इस पर हो जाएगा आपका। कोई 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। ध्यान देने वाली बात, मैंने आपको कई सारे बता दिए हैं, कोई 3 आप बेस्ट चुन लीजिए और उसको फिर एक्सप्लेन करिए। हाफ फॉर हेडिंग जो कि मैंने लिखा है एंड हाफ फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन, देन उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया जाएगा। तो रीड द लेबल्स केयरफुली। आप कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आप लेबल्स को ध्यान से पढ़िए, जो कहा जाए वो एज इट इज मत मान लीजिए। ऑनेस्ट रहिए, बी ऑनेस्ट। कैश मेमो मांगने में इंसिस्ट करिए। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, आप कंज्यूमर्स की अपनी सोसाइटी बनाइए। रेस्पेक्ट करिए एनवायरनमेंट को। बी अवेयर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट यानी फेक प्रोडक्ट्स को लेकर ध्यान रखिए। क्वालिटी कॉन्शियस हो जाइए, आपको क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। शुड फाइल कंप्लेन, अगर आपको कुछ इनजस्टिस होता हुआ लगता है तो आप जरूर बात को रेज करके कंप्लेन करिए नेसेसरी जुरिडिक्शन में, यानी कंज्यूमर फोरम जो बनाए गए हैं 3 टीयर उसमें। तो किसी भी 3 को आप लिख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन, दैट विल बी द रिमेनिंग आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे आज का 10 नंबर का कोटा भी पूरा करेगा। रितु इज द मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। ठीक है, तो ये है उसका प्रॉपर वर्किंग प्लेस जहां पर वो कौन है? एज अ मैनेजर। एट वॉट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज शी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन? तो एज यू ऑल नो, मैनेजर्स जितने भी होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ऑल दीज आर द मिडिल लेवल मैनेजर्स। ठीक है, वो मिडिल लेवल पे वर्क करते हैं। तो आंसर तो क्लियर हो गया, मिडिल लेवल है। स्टेट एनी 2 ऑफ हर फंक्शंस एट दैट लेवल। और उस लेवल पर जो भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कोई 2 आपको उसमें से बताने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका भी एक बार आंसर। तो देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया नेसेसरी टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप सभी के पास सफिशिएंट मटेरियल है देख के लिखने के लिए, बस मैं गाइड करूंगा कि आंसर क्या हो सकता है। तो रितु वर्क कर रही है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑलरेडी बता दिया, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। एंड उसके फंक्शंस कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ आप और भी जानते हैं, लिख सकते हैं। उनमें से कुछ है इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी, जो कि टॉप लेवल बनाती है, उसको इंटरप्रेट करना। अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, ब्रिज बनाना टॉप एंड लोअर के बीच में, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ऑल दीज आर द हेडिंग। सो हाफ मार्क्स फॉर राइटिंग करेक्ट हेडिंग एंड रिमेनिंग हाफ फॉर एक्सप्लेनेशन। और अभी क्वेश्चन में 2 बोला है तो आपको 2 ही करना है, मैंने लेकिन उससे ज्यादा लिख दिया है फॉर योर कन्वीनियंस, कि आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द कंटेंट गिवन इन क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 1। और चैप्टर वाइज अगर हम ध्यान दें तो किस किस चैप्टर को आज हमने कवर अप किया बीएसटी में, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को कवर अप कर लिया है, बिजनेस स्टडीज का सबसे पहला, मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ हमने कंज्यूमर के चैप्टर यानी 12th चैप्टर को कवर किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को।
इस थर्ड क्वेश्चन में हमने मार्केटिंग के चैप्टर को कवर अप किया है। सेकंड क्वेश्चन में हमने कवर अप किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर को, और फर्स्ट क्वेश्चन में कवर अप किया हमने स्टाफिंग के चैप्टर को। तो इस तरह से 10 नंबर में आपने 4 से 5 चैप्टर को हल्का फुल्का रिवाइज कर ही लिया है। तो दिस इज द वे जिस तरह से हम अगले आने वाले रोज एक वर्कशीट का सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो में कमेंट दें, अपने फीडबैक्स बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।